हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं NIOS के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की फॉर DSSS पार्ट बी। तो हम एक सीरीज चलाई हुई है, जैसे कि अगर आप पहले इसकी वीडियोस देख चुके हैं तो अगर नहीं देखी है तो मैं बता दूं कि हमने कोर्स 501 के तीनों ब्लॉक कंप्लीट कर लिए हैं। कोर्स 502 का ब्लॉक 2 तक हम कर चुके हैं। ये ब्लॉक 3 की जो MCQs हम इस वीडियो में देखेंगे, और ब्लॉक 3 का जो नाम है वो है इमर्जिंग इशूज इन क्लासरूम लर्निंग। ठीक है, तो इस ब्लॉक में सब्जेक्ट इंटीग्रेशन की बात की गई है। ठीक है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही गई है। इंक्लूसिव एजुकेशन में भी मान लो कंटेक्चुअलाइजिंग के संदर्भ में पढ़ाना, ठीक है, रियल लाइफ से जोड़ना, बच्चे के बैकग्राउंड को देख के पढ़ाना, चाहे वो CWSN बच्चा है या ट्राइबल बच्चा है या फिर मतलब जो जेंडर बायस भी ना हो, यानी कि गर्ल चाइल्ड है तो उनके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को लेके पढ़ाना, उस सब का बात की गई है इस ब्लॉक में। और इसके अलावा ICT और कंप्यूटर लर्निंग वगैरह पे जो है इसमें जो है डिस्कशन की गई है। ठीक है, तो इन्हीं के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी। मेरा नाम है सुमित। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द करिकुलम अप्रोच वेयर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर फॉर लर्निंग इज अ रियल लाइफ प्रॉब्लम और अ स्टूडेंट ड्रिवन क्वेश्चन ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ ऑल सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स इज कॉल्ड। पाठ्यक्रम का वह उपागम जिसमें अधिगम का केंद्रीय संगठक यानी कि ऑर्गेनाइजिंग सेंटर किसी वास्तविक जीवन की समस्या या छात्र जनित प्रश्न होता है और जो सभी विषय क्षेत्रों की सीमाओं का अतिक्रमण करता है, क्या कहलाता है? मतलब कि पढ़ाने का वो तरीका, या हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इंटीग्रेशन का वो तरीका जिसमें सब्जेक्ट को भी छोड़ देते हैं, हम सब्जेक्ट से बियॉन्ड जाके रियल लाइफ सिचुएशन को लेके पढ़ाने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उस इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके ऑप्शन ए इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन, अंतर विषयक एकीकरण, बी मल्टीडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन, बहुविषयक एकीकरण, सी इंट्राडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन, अंतरा विषयक या फिर विषयांतर्गत एकीकरण। ठीक है, थोड़ा हिंदी मेरी मतलब प्रोनाउंसिएशन पे आप थोड़ा इग्नोर मारें। डी है ट्रांसडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन या फिर पराविषयक एकीकरण, यानी कि बियॉन्ड द सब्जेक्ट जाके रियल लाइफ से कनेक्ट करके। तो अच्छा ठीक है, इसका करेक्ट आंसर शायद मैं बोल चुकी हूँ पर देख लेते हैं, फिर भी आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा लंबा चौड़ा सा था। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, विच इज ट्रांस डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। ठीक है, जो इंटीग्रेशन होती है मतलब सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, मतलब जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उसको विद इन दैट सब्जेक्ट ही पढ़ा रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ा रहे हैं, रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ा रहे हैं, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 3 तरह की इंटीग्रेशन होती है मेजर, मतलब जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो है विद इन द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर ही 2 अलग अलग थीम्स को इंटीग्रेट करना, बिटवीन सब्जेक्ट एरियाज, अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ जो उस टॉपिक को जोड़ना। ठीक है, उसके बाद आता है बियॉन्ड सब्जेक्ट एरियाज, की बियॉन्ड सब्जेक्ट एरियाज मतलब रियल लाइफ से उस टॉपिक को जोड़ के पढ़ाना। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम इंट्रा डिसिप्लिनरी की बात करें, सो इंट्रा डिसिप्लिनरी मतलब विद इन द सब्जेक्ट एरियाज। मान लो हमें पढ़ाना है मैथ्स, ठीक है, मैथ्स हमारा एक सब्जेक्ट है। अब मैथ्स का एक टॉपिक हम मैथ्स के ही अलग अलग टॉपिक से जोड़ के अगर सीखे तो वो इंट्रा डिसिप्लिनरी हो जाता है। सेम गोज विद साइंस। ठीक है, तो साइंस में लाइक हमने मतलब प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस करा, फिर प्लांट्स का रेस्पिरेशन करा। ठीक है, तो वो विद इन द सब्जेक्ट एरिया हमने उसको इंटीग्रेट करा है, तो वो इंट्रा डिसिप्लिनरी, या फिर एक मिनट ये थोड़ा लाइन लगी, या फिर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अंतराविषयक जो एकीकरण है वो बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लें कि हम मैथ्स का एग्जाम्पल है, फ्रैक्शन पढ़ाना है, तो फ्रैक्शन को हम फिर परसेंटेज भी, मतलब फ्रैक्शन यूज होती है ना परसेंटेज निकालने में भी, और डेसिमल भी इसी से सीखते हैं, तो वो मतलब आपस में ही विद इन द सब्जेक्ट हम जब इंटीग्रेट करते हैं थीम्स को, दैट इज कॉल्ड इंट्रा डिसिप्लिनरी। उसके बाद आता है बिटवीन दी सब्जेक्ट। बिटवीन दी सब्जेक्ट में पहला हमारे पास आता है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक को अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ाना। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे हमारा सब्जेक्ट है वाटर, ठीक है, हमारा थीम है वाटर। अब वाटर में साइंस में हम वाटर साइकिल पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम SST या फिर ज्योग्राफी में हम मानसून का पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी में हम कविता पढ़ सकते हैं बारिश पर। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट में हम बारिश का कुछ मतलब ऐसे रेनी सीजन का ड्राइंग बना सकते हैं। तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब एक ही टॉपिक को अलग अलग विषयों में, पर उनका आपस में कम लेना देना। आप समझ रहे हो, ये डिफरेंस होता है इंटर और मल्टी डिसिप्लिनरी में। इंटर डिसिप्लिनरी में क्या होता है, एक ही टॉपिक को 2 सब्जेक्ट्स की हेल्प से पढ़ा जाएगा, समझा ही ऐसे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है,
ठीक है, या डिस्टेंस या टाइम कुछ भी ऐसा कैलकुलेट करना है, या फिर मतलब जब साइंस में फॉर्मूलाज लगते हैं ना तो वो कॉन्सेप्ट तो साइंस का है बट उसमें यूज दूसरा सब्जेक्ट प्योर है मैथ्स, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मल्टी एंड इंटरडिसिप्लिनरी। सेकंड तो बियॉन्ड द सब्जेक्ट एरिया जाके, जिसको ट्रांसडिसिप्लिनरी कहा जाता है। मतलब कि जो कि क्वेश्चन में भी था, तो इसका मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाने का मतलब फील्ड ट्रिप्स में, मतलब फील्ड ट्रिप्स मतलब करना। ठीक है, दैट इज ट्रांसडिसिप्लिनरी। सो ट्रांसडिसिप्लिनरी में ऐसा नहीं होता कि साइंस का कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिक जैसे सिविक सेंस पढ़ना। ठीक है, स्वच्छ अभियान चल रहा है तो मतलब स्कूल की क्लीनिंग या फिर घर पे सफाई कैसे रखें, या फिर मलेरिया को मतलब फैलने से कैसे बचाएं, वो सब ट्रांसडिसिप्लिनरी। मतलब जब हम चीज़ों को रियल लाइफ से जोड़ देते हैं, पढ़ाई को रियल लाइफ से जोड़ देते हैं, दैट इज ट्रांसडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। मैंने अभी आपको समझाया मल्टी और इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन में जो डिफरेंस था। बहुविषयक एकीकरण और अंतर्विषयक एकीकरण के बीच क्या अंतर है वो हमें बताना है। पहला है मल्टीडिसिप्लिनरी मर्जेस कॉन्सेप्ट्स, इंटरडिसिप्लिनरी लिंक्स लिंक्स डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट अराउंड द थीम। ठीक है, कि मल्टीडिसिप्लिनरी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो बहुविषयक है उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, और जो अंतर्विषयक है उसमें क्या किया जाता है कि एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें देखो सटल डिफरेंस है। अगर हम भाषा की भी बात करें, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें समझना है इसका जो एग्जैक्ट डिफरेंस है। सेकंड है मल्टीडिसिप्लिनरी लिंक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स अराउंड द थीम, इंटरडिसिप्लिनरी मर्जेस कॉमन कॉन्सेप्ट एंड स्किल। जो बहुविषयक एकीकरण है वो थीम को अलग अलग विषयों से जोड़ता है, और अंतर्विषयक एकीकरण सामान्य अवधारणाओं और कौशलों को मिलाता है, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉमन थीम्स को मिलाता है। सी हमारे पास मल्टीडिसिप्लिनरी फोकसेस ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, कि बहुविषयक वास्तविक दुनिया से जोड़ता है और अंतर्विषयक जो है सिद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित होता है, यानी कि थ्योरी कराता है। मल्टीडिसिप्लिनरी इन्वॉल्व्स अराउंड ओनली 2 सब्जेक्ट्स एंड इंटर इन्वॉल्व्स अराउंड 3 और मोर, कि मल्टीडिसिप्लिनरी में 2 सब्जेक्ट होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी में 2 मतलब 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट। एक बार इसको मैं थोड़ा इसको सफाई से मैं कर देती हूँ, आप पॉज करके इसको दोबारा पढ़ो कि ऑप्शंस क्या क्या आपके पास। ठीक है, मैं आपको आंसर की तरफ लेके जाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको ये पूरा जो गुणगान कर दिया है इन डिसिप्लिनरी, इसका करेक्ट आंसर है मल्टीडिसिप्लिनरी लिंक्स डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट अराउंड द थीम एंड इंटरडिसिप्लिनरी मर्जेस कॉमन कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जैसे मल्टीडिसिप्लिनरी में अगर हम देखें, हमारा जो थीम है वो क्या है, मान लो वाटर, क्या है हमारा थीम, वाटर, तो इसको हम पढ़ सकते हैं साइंस में भी एज वाटर साइकिल, इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं मॉनसून, इसको हम हिंदी में पोएम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम कुछ भी वाटर कंजर्वेशन पे राइट अ स्पीच वगैरह, मतलब कुछ भी ऐसा करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक ही थीम को अलग अलग सब्जेक्ट्स से लिंक कर देना, दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी में और मल्टी में ये डिफरेंस होता है। इंटर मतलब एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही जाता है 2 या उससे मतलब 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को जोड़ के। जैसे कि मैंने अभी भी आपको बोला कि जब हम साइंस के फॉर्मूलाज जो यूज़ करते हैं हम, जैसे मान लो कोई भी फॉर्मूला है, मतलब साइंस में स्पीड कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस कुछ भी, वेलोसिटी कुछ भी कैलकुलेट करते हो जब आप, तो उसमें 2 चीज़ें आती है ना, जो फॉर्मूलाज होते हैं उसमें 2 चीज़ें क्या आती है, एक तो मैथ्स भी तो यूज़ हो रहा है, साइंस भी हमें समझ आनी चाहिए कि वो आया कैसे, कैलकुलेट कर क्या रहे हैं, बट उसमें मैथ्स भी यूज़ होता है, दैट इज बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड कंटेक्चुअलाइजिंग एजुकेशन, कंटेक्चुअलाइजिंग लर्निंग। सीखने को संदर्भ से जोड़ने का मुख्य विचार या फिर मुख्य जो सेंट्रल आइडिया उसके पीछे वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन है मेकिंग ऑल लर्निंग अबाउट विलेज लाइफ, सभी पढ़ाई को सिर्फ गांव के जीवन से जोड़ देना। बी रिलाइंग ओनली ऑन टेक्नोलॉजी, केवल तकनीक पर निर्भर रहना। सी रिलेटिंग एजुकेशनल कंटेंट टू चाइल्ड्स रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट एंड कल्चर, शैक्षणिक विषय वस्तु को बच्चे के वास्तविक जीवन के अनुभवों, परिवेश और संस्कृति से जोड़ना। डी लिमिटिंग क्लासरूम एक्टिविटीज टू 4 वॉल्स ऑफ द स्कूल, कक्षा की गतिविधियों को स्कूल की 4 दीवारी तक ही सीमित रखना। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि सीखने को संदर्भ से जोड़ने, इस टर्म का एक्चुअल में मतलब है क्या, कंटेक्चुअलाइजिंग लर्निंग का मतलब है क्या। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, आप पॉज करके दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, रिलेटिंग एजुकेशनल कंटेंट टू चाइल्ड्स रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट एंड कल्चर।
सो इसका बेसिकली मतलब ये है कि पढ़ाई को जो हम पढ़ा रहे हैं उसको एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना हर बच्चे से रिलेट करके उसको, ठीक है। अब बच्चे देखो अलग अलग लेवल के होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, फिर शहर के बच्चे होते हैं, फिर मेट्रो सिटीज़ के बच्चे अलग होते हैं, ठीक है, फिर ट्राइबल एरियाज़ के बच्चे होते हैं, हिली एरियाज़ के बच्चे होते हैं, उनमें भी गर्ल चाइल्ड होता है, CWSN होता है। तो उन सब ने एक जैसी लाइफ नहीं जी होती है, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में सब्जेक्ट को जोड़ना, मतलब उनके जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाना, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ जोड़कर पढ़ाना, दैट इज कंटेक्चुअलाइजिंग, ठीक है। अब हम बात कर देते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पढ़ा रहे हैं कि हाँ अच्छा शहरों में, पर अगर ट्राइबल लोगों ने तो वो देखी नहीं है, ट्राइबल बच्चों ने तो वे देखी नहीं है, बट उनके कॉन्टेक्स्ट में हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। अच्छा गाँव का वो लंबा सा मतलब बड़ा सा मंदिर देखा होगा ऐसे करके, मतलब आप समझ रहे हो ना कि हमें उनको जो भी कॉन्सेप्ट समझाना है उनके संदर्भ में समझाना पड़ेगा, जो उनके एक्सपीरियंसेस है उससे जोड़ के समझाना पड़ेगा। वही होता है कंटेक्चुअलाइजिंग एजुकेशन लर्निंग, सॉरी, या फिर जो कह रहे हैं हम हाँ सीखने को संदर्भ से जोड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर टेक्स अ स्टूडेंट टू लोकल पोस्ट ऑफिस टू ऑब्जर्व हाउ लेटर्स आर सॉर्टेड एंड डिलीवर्ड बिफोर टीचिंग अ यूनिट ऑन कम्युनिकेशन, दिस फील्ड ट्रिप इज अ वे टू। एक शिक्षिका संचार यानी कि कम्युनिकेशन पर एक इकाई पढ़ाने से पहले छात्रों को डाकघर ले जाती है ताकि वे देखें कि पत्रों को कैसे छांटा और वितरित किया जाता है। यह क्षेत्र भ्रमण यानी कि एक फील्ड ट्रिप एक तरीका है, किस चीज़ का तरीका है ये, मतलब क्या हेल्प करेगा बच्चों की ये। हमारे पास ऑप्शन है ए, गिव स्टूडेंट्स अ ब्रेक फ्रॉम द क्लासरूम, छात्रों को कक्षा से थोड़ा ब्रेक देना। बी, प्रोवाइड अ रियल लाइफ टेंजिबल कॉन्टेक्स्ट फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल टॉपिक, किसी अमूर्त या सैद्धांतिक विषय के लिए वास्तविक दुनिया का या मूर्त संदर्भ प्रदान करना। सी है, कलेक्ट डेटा फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए डेटा एकत्रित करने गए होंगे वहाँ। डी है, प्रैक्टिस सिमुलेशन एक्सरसाइज, एक अनुकरण अभ्यास, सिमुलेशन एक्सरसाइज का अभ्यास करना, ठीक है। तो ये भी कंटेक्चुअलाइजिंग एजुकेशन पे ही रिलेटेड, लर्निंग पे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना, ठीक है, जहाँ वो समझ सके एक्चुअली, दैट इज कंटेक्चुअलाइजिंग। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है प्रोवाइडिंग अ रियल वर्ल्ड टेंजिबल कॉन्टेक्स्ट। उनको हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है लेटर कहाँ जाते हैं, होता क्या उनका, हम मतलब वो बेसिकली जान पाए कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है जो वो पढ़ने जा रहे हैं, तभी तो उनका इंटरेस्ट आएगा। उनको अब हम कुछ भी पढ़ा देते हैं, अब ऐसा ही होता है ना, हमें तो पता ही नहीं है लेटर कहाँ जाते हैं, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। इंटरेस्ट तभी आएगा जब बच्चे को अच्छा जो लेटर हम लिखते हैं स्कूल में नहीं, अगर हम लेटर लिख के यहाँ ऐसे पोस्ट करेंगे तो वो वहाँ तक पहुँचेगा, तो इनको इंटरेस्ट आएगा कि अगर अच्छा इसको लिखना कैसे होता है फिर, ठीक है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर कि रियल वर्ल्ड से जोड़ने के लिए टीचर ने ऐसा किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स followed by questions and feedback is a characteristic feature of which mode of computer assisted learning। तो नई अवधारणाओं का व्यवस्थित चरण दर चरण प्रस्तुतिकरण, जिसके बाद फिर प्रश्न और प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक होता है। कंप्यूटर सहायक शिक्षण का यानी कि CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का किस तरीके की विशिष्ट विशेषता है, किस मोड की जो ये विशेषता है या फीचर है। ऑप्शन है आपके पास, ए सिमुलेशन मोड, बी ड्रिल या प्रैक्टिस मोड, सी ट्यूटोरियल मोड, डी प्रॉब्लम सॉल्विंग अनुकरण अभ्यास और दोहराव, ट्यूटोरियल या शिक्षण, या फिर समस्या समाधान मोड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, नया कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ को सिखाते हैं, फिर उस पर फीडबैक लेते हैं, दिस इज हाउ द थिंग्स आर टॉट, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, फिर अपना करेक्ट आंसर पॉज करके आप सोच सकते हो। मैं आपको सीधा करेक्ट आंसर की तरफ लेके जाती हूँ, विच इज़ ट्यूटोरियल मोड, ठीक है। ट्यूटोरियल तो यार आप लोगों ने देखे होंगे ना वीडियोज़ में, मतलब ट्यूटोरियल्स में बेसिकली होता क्या है कि कुछ भी बनाने का DIY ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं ना। यूट्यूब पे भी जब हम ऐसे ट्यूटोरियल किसी भी चीज़ के देखते हैं, सो ट्यूटोरियल मोड में कंप्यूटर में एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ कंप्यूटर एक टीचर की तरह आपको जो चीज़ें समझाता है, ठीक है। जैसे कैसे किस सब्जेक्ट्स में यूज़ हो सकता है, लीनियर इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने में, ठीक है। तो वो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता है। इसका फ़ायदा ये रहता है कि इसमें एक तो मतलब पहले स्टेप बाय स्टेप समझाता है, उसके बाद जो है उसमें फीडबैक जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चा आंसर देगा तो वो दैट इज़ अ फीडबैक कि कितना उसको समझ में आया नहीं आया। उस हिसाब से फिर ये कंप्यूटर
कंप्यूटर डिसाइड करता है कि आगे से किस स्पेस पे बच्चे को पढ़ाना है। तो दैट इज मतलब वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हर एक बच्चे की अलग अलग स्पीड होती है सीखने की, ठीक है। सो ये सब जो चीज़ें ट्यूटोरियल मोड में होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो ये प्रोग्राम है बच्चे को एक कॉन्सेप्ट सिखाता है, फिर क्वेश्चन पूछता है, फीडबैक लेता है, फिर अगेन उसकी जो पेस रीसेट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। सो दैट्स ट्यूटोरियल मोड। इसके अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following describes the role of ICT as situating tool in the learning? हमें ये चीज़ जो है वो याद रखना, situating tool। तो कौन सा कथन जो situating tool के रूप में ICT यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन करता है। सिचुएटिंग टूल, आईसीटी सिचुएटिंग टूल क्या है? ऑप्शन हमारे पास है ए, इट हेल्प स्टूडेंट्स क्रिएट देयर ओन मॉडल्स, ये छात्रों को अपने मॉडल बनाने में मदद करता है। इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टूडेंट, ये छात्रों के बीच संचार को सुगम बनाता है। सी, इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफन थ्रू मल्टीमीडिया और वर्चुअल टेक्स्ट बुक्स, यह जानकारी के लिए एक प्रमाणिक वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान करता है, अक्सर मल्टीमीडिया या आभासी वातावरण के माध्यम से। डी, इट ऑफर्स ओनली टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, ये केवल पाठ आधारित जानकारी देता है। आप इसको पॉज करो, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, ऑप्शंस को दोबारा से पढ़ो और अपने मन में आंसर को जो है सोचने की कोशिश करो। मैं सीधा आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाती हूँ। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफन थ्रू मल्टीमीडिया और वर्चुअल एनवायरनमेंट। जो सिचुएटिंग टूल है जानकारी के लिए एक प्रमाणिक वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान करता है, अक्सर मल्टीमीडिया या आभासी वातावरण के माध्यम से। सिचुएटिंग टूल मतलब थ्योरी को रियल लाइफ से जोड़ के, ये जो मतलब बात हम बेसिकली यहाँ पे आईसीटी टूल्स की कर रहे हैं ना। कंप्यूटर में ऐसे कैसे कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं, जैसे वो ट्यूटोरियल मोड था। आप सिचुएटिंग टूल मतलब रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट जो है संदर्भ प्रोवाइड करना किसी भी उसके लिए, क्या कहते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए। मान लो वाटर कंजर्वेशन का टॉपिक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज आईसीटी टूल्स, तो सिचुएटिंग टूल्स में हम क्या कर सकते हैं? देखो इसमें सिमुलेशन, गेम्स और वर्चुअल रियलिटी ये सब दिया गया, ठीक है। इसमें मान लो कि फिर हम एक ऐसी एनिमेशन दिखाते हैं या फिर रियल लाइफ सिचुएशन ही दिखाते हैं जहाँ पे एक विलेज का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे बारिश आती है, बारिश को कैसे कंजर्व, फिर पानी को कैसे कंजर्व करते हैं। तो अगर हम उसको ऐसे दिखाएंगे वीडियो, तो मतलब उसको रटाफिकेशन की जरूरत नहीं है ना, सो वो इजीली सीख सकते हैं। तो सिचुएटिंग टूल वही होते हैं कि जो रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में जो है बच्चे को एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके सोशो कल्चर मतलब यहाँ तो सिर्फ वाटर कंजर्वेशन के एनवायरनमेंट से जोड़ के, ऐसे ही CWSN के कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ों को वो रियल लाइफ सिचुएशंस को दिखा के पढ़ा सकते हैं। ऐसे जो सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी, ठीक है, जो ट्राइबल बच्चे होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में भी हम ऐसे रियल लाइफ सिचुएशन में जो चीज़ों को पढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिचुएटिंग टूल। सिचुएटिंग टूल मतलब रियल लाइफ जो उनको एक्सपीरियंसेस देना, नियर डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट तो नहीं है ना क्योंकि वो कंप्यूटर या फिर इन ऐसे डिजिटल टूल्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस सारा इज टीचिंग क्लास 4 अ लेसन, शी यूजेस ड्रिंकिंग वाटर एज अ थीम एंड इंटीग्रेट concepts from science, for example water purification, from mathematics like volume and estimation using buckets and cans, and from language by describing the process, ठीक है। दिस सिनेरियो इज प्राइम एग्जाम्पल, ये वही चीज़ है ना वो जो हम सब्जेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे थे, विषय एकीकरण की बात कर रहे थे। तो सारा क्लास 4 को ड्रिंकिंग वाटर पढ़ा रही है, वो उसको साइंस से भी जोड़ रही है, यानी कि वाटर प्योरिफिकेशन पढ़ाती है, मैथमेटिक्स से जोड़ रही है, वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करना है, या फिर बकेट्स एंड कैन की हेल्प से भी किसमें ज़्यादा पानी आ सकता है किसमें कम, अगर छोटी क्लास के बच्चे, क्योंकि लैंग्वेज में भी पढ़ा रही है, प्रोसेस को कैसे डिस्क्राइब करना है फॉर एग्जांपल, या फिर जैसे हमने पहले बोला था कि पोएम कर रहे हैं इसी सेम टॉपिक पे। तो ये जो पूरा सिनेरियो है किस चीज़ की एग्जांपल है? आपका ऑप्शन है हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन यानी कि अंतर्विषयक एकीकरण, मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन बहुविषयक एकीकरण, ट्रांसडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन प्राविषयक एकीकरण, या इंट्राडिसिप्लिनरी यानी कि विषयांतर्गत एकीकरण, ठीक है। ये हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब थीम्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ना होता है, एज सिंपल एज दैट। और जो आप मेरे को बताओगे डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी, जो आपको समझ में आया अपने शब्दों में कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो हाँ, इसका करेक्ट आंसर है मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि उसने एक ही थीम को अलग अलग सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ाया है, ठीक है। और अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ के एक
कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असेसमेंट टूल ऑफ ICT दैट अलाउज अ टीचर टू इजीली एंड क्विकली असेस अ स्टूडेंट्स बेस्ट वर्क कलेक्टेड थ्रू आउट द ईयर्स। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का यानी कि ICT का वह मूल्यांकन उपकरण कौन सा है जो शिक्षक को पूरे वर्ष में छात्र के सर्वोत्तम संकलित कार्य यानी कि पूरे साल में जो उसका बेस्ट वर्क है उसको आसानी से और शीघ्रता से मूल्यांकन करने में सुविधा देता है। पॉज करके क्वेश्चन आप हिंदी में भी दोबारा पढ़ सकते हो। इसके आपके पास ऑप्शन है कौन सा वो असेसमेंट का टूल है जो बच्चे का पूरे साल का जो काम को असेस करने में आसानी देता है। हमारे पास है ए ऑनलाइन रूब्रिक, बी ई पोर्टफोलियो, सी डिजिटल मैपिंग या इलेक्ट्रॉनिक पीयर असेसमेंट। तो टीचर की कौन सा टूल असेसमेंट में हेल्प करता है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। करेक्ट आंसर इसका हम देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ई पोर्टफोलियो। सो ई पोर्टफोलियो मान लो जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे के एग्जाम नहीं होते हैं तो टीचर क्या करता है, फोल्डर बना के रखता है हर एक बच्चे का जो भी मतलब वर्कशीट दी होती है कि हाँ वो सब कलेक्शन रखता है। ठीक है, पूरे साल का, ताकि कोई आए तो हाँ भाई हम तो कर रहे हैं अच्छे से काम। तो वो सब चीज़ें जब डिजिटली होती है पूरे साल का, जब बच्चे को जो असाइनमेंट दी गई है, जो असेसमेंट करी गई है, वो सब एक डिजिटल फोल्डर में हम बोल सकते हैं उसमें रखते हैं ताकि एट द एंड आसानी हो, उसको एक्सेस करने में भी आसानी हो और उसको जो है उसका मतलब एनालिसिस करने में भी आसानी हो। तो वो सब जो है ई पोर्टफोलियो कहलाता है। वो जो स्टूडेंट का फोल्डर हम कह सकते हैं जो डिजिटली अवेलेबल है वो ई पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ current running programs and data, making it crucial for the speed and execution of processes। कंप्यूटर का कौन सा घटक या कंपोनेंट मुख्य रूप से वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों और डेटा के अस्थायी भंडारण यानी कि टेम्परेरी स्टोरेज के लिए जिम्मेदार होता है, जो प्रक्रियाओं की गति और निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन के लिए महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए CPU यानी कि जो अभी चल रहा है कंप्यूटर में काम, बेसिकली जो चल रहा है हमने सेव नहीं करा वो कहाँ सेव हो जाता है। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज कहाँ होती है वो पूछ रहे हैं। आपके ऑप्शन है ए CPU, बी CD डिस्क, सी हार्ड ड्राइव या फिर डी रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रैम। सो रैम जो होती है ना, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि वॉलेटाइल चीज़ें क्या होती है जो मतलब उड़ जाती हैं, आप समझ रहे हो, वॉलेटाइल चीज़ें वो होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, हमने कुछ सेव नहीं करा, जो रैम था वो गायब हो जाता है, उसमें जो डेटा स्टोर किया था वो गायब हो जाता है। तो ये टेम्परेरी स्टोरेज के काम आती है जो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी कि जो अभी करंटली प्रोग्राम रनिंग है उनको सेव करके रखती है बस थोड़ा बहुत देर के लिए। जैसे ही लाइट वाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, लैपटॉप बंद हो गया, वो पूरा अगर हमने सेव करके नहीं रखा है परमानेंट मेमोरी में तो वो डिलीट हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज रैम। इसमें जो और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले तो ये प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी होती है रैम और रोम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ये जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। सारी जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है रैम और रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। अगला क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज टू इंश्योर द लर्निंग प्रोसेस इज इफेक्टिव फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन द करिकुलम नीड्स टू बी सेंसिटिव to and incorporate the unique socio-cultural life and। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनजातीय बच्चों के लिए अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो लर्निंग पूरा है वो प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, पाठ्यक्रम को उनके अद्वितीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन यानी कि उनके सोशो कल्चरल लाइफ से और इनमें से किस चीज़ के साथ जोड़ना चाहिए, किस चीज़ के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। यानी कि ट्राइबल चिल्ड्रन को जब हम पढ़ाते हैं उनको सोशल कल्चरल तो ठीक है, उनके सोसाइटी और कल्चर से जोड़ने के अलावा, समाज और संस्कृति से जोड़ने के अलावा और किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए उनको पढ़ाते वक्त। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेटस, उनका मतलब आप समझ सकते हो दैट इज़ वेरी मतलब सुनने में अजीब लग रहा है। बी हाईली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल स्किल्स ध्यान में रखनी चाहिए। सी लिंग्विस्टिक और कल्चरल ट्रेडिशंस ध्यान में रखने चाहिए। डी स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मेथड्स यानी कि वैश्विक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। अत्यधिक जटिल तकनीकी कौशल को ध्यान में रखना चाहिए। भाषाई और सांस्कृतिक परंपराएं या फिर मानकीकृत मूल्यांकन के तरीके। ठीक है, एक मानक यानी कि एक स्टैंडर्ड असेसमेंट के जो मेथड हो वो सब होना चाहिए। ट्राइबल बच्चों को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ऑप्शन आप देख लो, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी विच इज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ट्रेडिशंस।
ट्राइबल बच्चों का तो बिल्कुल ही मतलब मेन स्ट्रीमिंग करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आजकल इंटरनेट इतना आ गया कि गांव के बच्चों का या रूरल जो बच्चे होते हैं उनको तो फिर भी मतलब उनको तो फिर भी कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है कुछ भी पढ़ाओ। बट ट्राइबल लोगों का तो खासकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका तो कल्चर और लैंग्वेज यानी कि लिंग्विस्टिक और जो कल्चरल ट्रेडिशन है उनको तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं ना, ठीक है। तो वो सब ध्यान में रख के जो है हमें पढ़ाना चाहिए। उनकी जैसे मान लो वो एक डायलेक्ट बोल रहे हैं, एक लोकल भाषा का डायलेक्ट बोल रहे हैं, हम हिंदी में भी पढ़ा रहे हैं तो भी उनकी लैंग्वेज को तो ध्यान में नहीं रखा गया है ना। तो वही सब ध्यान में रख के जो है पढ़ाना चाहिए। एज अ टीचर आपको अवेयर रहना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में भी। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए ब्लॉग के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।